अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 119 स्टार्ट करेंगे। अगर तुम इस आवाज़ और अंदाज़ में मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं यहाँ 1 मिनट भी मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। जिब्राइल ने कहते हुए एक हाथ से अपना वॉलेट जेब से निकाला और दूसरे हाथ को फ़िज़ा में ज़रा सा बुलंद करके वेटर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और उसे बिल लाने का इशारा किया। एहसन साहब को यकदम ही एहसास हुआ वो सामने बैठे हुए शख्स को गलत तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने बेटे के कत्ल की वजह से इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि आई एम सॉरी। वो अगले ही लम्हे गिरगिट की तरह एक बार फिर रंग बदल गया था। अब उसकी आवाज़ हल्की थी, बंजी हुई मुट्ठियाँ ढीली पड़ गई थीं। वो एक हाथ से अपना माथा और कनपटियाँ रगड़ रहा था। जिब्राइल ने इस तब्दीली को भी इतनी ही बारीकी से देखा था जितनी बारीकी से उसने पहली तब्दीली देखी थी और उसने एहसन साद की माजरत को कबूल किया था। तुम मेरे मुसलमान भाई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस धोखे से बचा लूँ जो मैंने खाया। उसका अगला जुमला जिब्राइल के सर के ऊपर से गुजर गया था। एहसन साद अब बेहद नर्म और धीमे अंदाज में बात कर रहा था, बेहद शाइस्तगी के साथ। जिब्राइल ने टोके बगैर उससे बात करने दी। मेरी बीवी एक करैक्टर लेस औरत है। जिस तरह उसने तुम्हें उल्लू बनाया है अपनी मजलूमियत इस्तेमाल करके, इसी तरह तुमसे पहले दर्जनों को बना चुकी है। वो किसी भी मर्द को मिनटों में अपनी मुट्ठी में करके उंगलियों पर नचा सकती है। उसके लहजे में आयशा के लिए इतना जहर मौजूद था कि जिब्राइल दम बखुद रह गया था। वो जिन लोगों में उठता बैठता था वहाँ तलाक भी होती थी, ब्रेकअप भी, मगर कोई अपनी बीवी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता था जिस तरह की गुफ्तगू एहसन साद कर रहा था। मेरा आयशा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था और मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी बातों को इल्ज़ामात समझूं या गलत फहमी। जिब्राइल मुदाखलत किए बगैर नहीं रह सका था। ये हक़ाइक़ हैं, एहसन ने जवाबन कहा। जो भी है, मुझे इनमें दिलचस्पी नहीं। आयशा एक बहुत अच्छी लड़की है और मैंने सिर्फ इसलिए उसकी मदद की क्योंकि उसकी बहन मेरी क्लास फेलो थी। एहसन ने उसकी बात काटी। तुम उसकी बहन को जानते होगे, इस औरत को नहीं, इस फाहशा और हराफा को नहीं। लैंग्वेज प्लीज़। जिब्राइल का चेहरा और कानों की लुएं बैक वक्त सुर्ख हुई थीं। वो एहसन साद से इस तरह के अल्फाज की तवक्को नहीं कर रहा था। तुम अगर इस औरत को जानते होते तो तुम्हें इन अल्फाज पर कभी एतराज़ ना होता। ये उससे ज़्यादा गंदे अल्फाज डिज़र्व करती है। एहसन साद की ज़ुबान वैसे ही चलती रही थी। वो तुम्हारी बीवी रह चुकी है, तुम्हारे एक बच्चे की माँ है। कम अज़ कम तुमसे ये अल्फाज डिज़र्व नहीं करती वो। बीवी बुरी हो सकती है, माँ भी, मगर औरत की इज़्ज़त होती है ना, इतनी रिस्पेक्ट तो दिखाओ उसके लिए। जिब्राइल बेहद ठंडे मिजाज का था, लेकिन जो गुफ्तगू वो सुन रहा था वो उस जैसे ठंडे मिजाज के शख्स को खुला देने के लिए भी काफ़ी थी। जो औरत बीवी रह चुकी हो उसकी क्या इज्जत। एहसन साद ने जवाब नहीं दिया था, अपनी जहनीत को उसके सामने नंगा करके रख दिया था। देन आई पिटी ऑन यू, और उस औरत को भी जो तुम्हारी बीवी रही। जिब्राइल ने बेहद सर्द लहजे में उससे कहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था वो गलत शख्स को समझाने बैठा था। उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, फिर तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? एहसन साद ने जवाबन उसे एक जुल्सा देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था। तुम उसे जानते ही कितना हो कि एक शोहर की राय को रद्द कर रहे हो। मैं उसे 16 साल की उम्र से जानता हूँ, उसे भी, उसकी फैमिली को भी, और वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और है। एहसन साद के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा था। सो आई वॉज राइट, इट वॉज एन ओल्ड अफेयर। शट अप, यू आर सिक। जिब्राइल को अब अपने सर में दर्द महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था
وہ تھوڑی ہی دیر میں احسن سعد کے ساتھ اسی کی طرح گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ وہ شخص کسی کو بھی انفریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا۔ تم مجھ سے کس لیے ملنے آئے ہو؟ جبرائیل نے اس بل جیکٹ کے اندر بل کی رقم رکھتے ہوئے بے حد بیزاری سے کہا، جو ویٹر بہت پہلے رکھ گیا تھا۔ یہ جیسے احسن سعد کے لیے اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں صرف اس عورت کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ جبرائیل نے بے حد درستی سے اس کی بات کاٹی، اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس کے یا اس کے کردار کے بارے میں کچھ بھی سننے میں۔ آئی ایم جسٹ ناٹ، کیونکہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ از دیٹ کلیئر ٹو یو؟ پھر تم اس عورت کو سپورٹ کرنا بند کرو، احسن سعد نے جواباً اس سے کہا تھا۔ میں اسے اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی۔ وہ نگلیجنٹ ہو بھی تو بھی اس نگلیجنس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس اولاد کو مارنا چاہتی تھی اور اس کے خلاف قتل کا کیس کر دیا جائے۔ جبرائیل اب بے حد بلنٹ ہو رہا تھا۔ یہ شاید احسن کا رویہ تھا جس نے اس کا سارا لحاظ منٹوں میں غائب کر دیا تھا۔ تم پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں عائشہ سے نفرت ہے کیوں؟ اس کے عورت ہونے کی وجہ سے، بیوی ہونے کی وجہ سے، کریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے، یا اپنے بیٹے کو مارنے کے شبے کی وجہ سے؟ تم بیٹھ کر یہ طے کرو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کی وجہ کیا ہے۔ جبرائیل اس سے کہتا گیا تھا۔ دیٹ نن آف یور بزنس، احسن سعد نے درستی سے کہا تھا۔ میں تم سے سائیکیٹری پڑھنے نہیں آیا، جبرائیل نے سر ہلایا۔ ایگزیکٹلی، میں بھی تم سے مورالٹی پڑھنے نہیں آیا۔ تم مسلمان ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو اس کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس میں کم از کم یہ ذمہ داری شامل نہیں ہے کہ تم ہر مرد کے سامنے بیٹھ کر اس پر کیچڑ اچھالو۔ تم مجھے میرا دین سکھانے کی کوشش مت کرو، احسن سعد نے اس کی بات کاٹ کر بے حد تنفر سے کہا تھا۔ میں حافظ قرآن ہوں اور تبلیغ کرتا ہوں، درجنوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں۔ تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا دین مجھ پر عورتوں کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے اور کیا نہیں۔ تم اپنے دین کی فکر کرو کہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی سابقہ آوارہ بیوی کی شان میں قصیدے پڑھوں۔ وہ بات نہیں کر رہا تھا، زہر تھوک رہا تھا۔ وہ جبرائیل کی زندگی میں آنے والا پہلا تبلیغی تھا جس کی زبان میں جبرائیل نے مٹھاس کی جگہ کڑواہٹ دیکھی تھی۔ تمہاری تصویریں میں نے شادی کے بعد بھی اس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی تھیں، اور تب اس نے کہا تھا تم اس کی بہن کے دوست ہو، تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں غلط نہیں تھا، میرا شک ٹھیک تھا۔ کوئی لڑکی بہن کے بوائے فرینڈ کی تصویریں اپنے لیپ ٹاپ میں جمع کر کے نہیں رکھتی، احسن سعد کہہ رہا تھا، اور جبرائیل دم بخود تھا۔ اور آج تم نے بالآخر بتا دیا کہ یہ افیئر کتنا پرانا تھا۔ اسی لیے تو اس عورت نے جان چھڑائی ہے، میرے بیٹے کو مار کر۔ اس کی ذہنی حالت اس وقت جبرائیل کو قابل رحم لگ رہی تھی، اتنی قابل رحم کہ وہ اختیار کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ احسن، اس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا، وہ سرجری میں ہونے والی ایک غلطی سے مارا گیا۔ اس کی زبان سے وہ نکلا تھا جو شاید اس نے لاشعور میں تھا اور جس سے وہ خود نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ احسن کو اس کا جملہ سن کر کرنٹ لگا تھا اور جبرائیل پچھتایا تھا۔ وہ ایک برا دن تھا اور اس برے دن کا وہ بدترین وقت تھا۔ تم کیسے جانتے ہو یہ؟ احسن نے سرسراتی ہوئی آواز میں اس سے کہا تھا۔ کیونکہ میں اس آپریشن ٹیم کا حصہ تھا، اس بار جبرائیل نے سوچ سمجھ کر کہا تھا۔ بدترین انکشاف وہ تھا جو ہو چکا تھا، اب اس کے بعد کی تفصیلات کا پتہ چل جانا یا نہ چلنا بےمانی تھا۔ احسن دم سادے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ساکت، پلکیں چپکائے بغیر۔ اس کے چہرے کا رنگ سانولا تھا، یا سرخ یا زرد۔
चंद लम्हों के लिए जैसे जिब्राइल के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया था। वो सर्जरी मैंने नहीं की एहसन, मैं असिस्ट कर रहा था डॉक्टर वेजल को, और मुझे ये भी यकीन नहीं है कि सर्जरी में वाकई कोई गलती हुई थी या वो मेरा वहम था। जिब्राइल ने उसके सामने जैसे वजाहत देने की कोशिश की थी। एहसन साहब वहाँ उसे आयशा आबिदीन से बदगुमान करने आया था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे जवाबन जिब्राइल से क्या पता चलने वाला था। वो यकदम उठा था और फिर वहाँ से चला गया था। जिब्राइल सिकंदर वहाँ बैठा रह गया था। हेलो, बैक इन यूएसए। सुबह सवेरे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर उभरने वाली इस तहरीर और भेजने वाले के नाम ने रईसा को चंद लम्हों के लिए साकित किया था। इसके बावजूद कि वो ये तवक्को कर रही थी कि वो वापस आने के बाद उससे रब्ता ज़रूर करेगा। हालात जो भी थे, उन दोनों के दरमियान बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उन दोनों को एक दूसरे से छुपना पड़ता। वेलकम बैक का टेक्स्ट उसे भेजते हुए रईसा ने एक बार फिर खुद को याद दिलाया था कि ज़िंदगी में होने वाले उस पहले ब्रेकअप को उसने दिल पर नहीं लेना था, और बार बार खुद को ये याद दहानी ज़रूरी थी। दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन कम ज़रूर होता था। कुछ देर के लिए थमता ज़रूर था। यूनिवर्सिटी जा रही हो? वो नहा कर निकली तो उसने फ़ोन पर हशाम का अगला टेक्स्ट देखा। उसने हाँ का जवाबी टेक्स्ट करते हुए उसे अपने जहन से झटकने की कोशिश की। मिले? अगला टेक्स्ट फ़ौरन आया था। वो कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए मेज़ पर पड़े फ़ोन पर चमकते उस सवाल को देखती रही। कहना चाहती थी, अब कैसे? मगर लिखा था, नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ। कॉर्नफ्लेक्स हल्क में अटकने लगे थे। वो अब उसका सामना नहीं करना चाहती थी। दिल संभालने की सारी कोशिशों के बावजूद उसका सामना मुश्किल तरीन था। वो रिवायती लड़की नहीं बनना चाहती थी, ना गिले शिकवे करना चाहती थी, ना तंज, ना झगड़ा, और ना ही उसके सामने रो पड़ना चाहती थी। वो बहरहाल इसलिए नहीं गया था कि बिछड़ जाता। फ़ोन की स्क्रीन पर जवाबन एक मुंह चढ़ाती स्माइली आई थी, यूं जैसे उसके बहाने का मजाक उड़ा रही हो। रईसा ने उसे इग्नोर किया और उसे जवाबन कुछ नहीं भेजा। 15 मिनट बाद उसने अपने अपार्टमेंट के बाहर निकलने पर गाड़ी समेत उसे वहाँ पाया था। वो शायद वहीं बैठे हुए उसे टेक्स्ट भेज रहा था, वरना इतनी जल्द वो वहाँ नहीं पहुँच सकता था। उसे सरप्राइज़ देना अच्छा लगता था और रईसा को ये सरप्राइज़ लेना, मगर ये कुछ दिन पहले की बात थी। वो उसके बुलाए बगैर उसकी तरफ आई थी। दोनों के चेहरों पर एक दूसरे को देखकर खैर मकदमी मुस्कुराहट उभरी। हाल अहवाल का पूछा गया। उसके बाद रईसा ने उससे कहा, मुझे आज यूनिवर्सिटी ज़रूर पहुंचना है, कुछ काम है। हशाम ने जवाबन कहा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ और साथ गपशप भी लगा लेंगे। बड़े दिन हो गए हमें मिले और बात किए। रईसा ने उससे नज़रें चुरा ली थीं। मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। क्या हुआ? ड्राइविंग सीट पर बैठे हशाम ने उसकी तरफ मुड़ते हुए बेहद संजीदगी से कहा, क्या? रईसा ने अनजान बनने की कोशिश की। ये कहना कि मैं नाखुश हूँ, दिल शिकस्ता हूँ, क्योंकि तुम मुझे उम्मीदें दिलाते दिलाते किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में ले आए हो, ये सब कम से कम रईसा की ज़ुबान पर नहीं आ सकता था। क्या? उसने जवाबन हशाम से पूछा था। तुम्हारा मूड ऑफ है? वो अब बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।